नमस्कार मित्रों, मैं सुदर्शन चक्रधर विदर्भ टीवी देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश के इस डिबेट शो चक्रव्यूह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे इस चक्रव्यूह भेदन की जो चर्चा है, इसका विषय है हाथरस का वह मार्मिक प्रकरण जिसने पूरे देश को झकझोर रखा है। आज हर गली, हर शहर, हर कस्बे, हर प्रांत, हर समाज, हर वर्ग से आवाज़ आ रही है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हाथरस में जो हुआ वो कहीं नहीं होना चाहिए, पर यह कोई पहली घटना नहीं है। बार बार देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एक आंकड़ा इस देश का बता दूं, जो देश का अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में हर दिन 91 दुष्कर्म के प्रकरण होते हैं। आखिर कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? तो फिर हम पूछना चाहते हैं इस चक्रव्यूह के माध्यम से, जो विदर्भ टीवी देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश की प्रस्तुति है चक्रव्यूह, उसके इस डिबेट शो में हम पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकरण ने पूरे देश को झकझोर दिया है, संपूर्ण समाज आज इस पर सवाल उठा रहा है, तो क्या हमारे देश की बेटियां इसी तरह कुचली मसली और अत्याचार उत्पीड़न किया जाता रहेगा उन पर? क्या है आखिर हाथरस का पूरा सच? क्या यह प्रकरण, क्या इस प्रकार के प्रकरण जो देश में भी, पूरे देश में हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, गुजरात हो, हैदराबाद हो, कहीं भी क्या इस तरह के होने वाले प्रकरण हमारे सिस्टम और समाज की नाकामी नहीं है? आखिर इनसे कब तक हारेगी हमारी देश की बेटियां? आज इस वृहद चर्चा में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं महाराष्ट्र के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री राजकुमार जी बडोले। हमारे साथ उपस्थित है सामाजिक कार्यकर्ता और देश के वरिष्ठ कवि, जो अपनी शेर और शायरी से सत्ता को हिलाने का दम रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, और वो हैं श्री शब्बीर अहमद विद्रोही जी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती ज्वाला जी धोटे, जो विदर्भ अन्याय निवारण समिति की अध्यक्ष हैं और विदर्भ के शेर कहलाने वाले माननीय स्वर्गीय श्री जामुनराव धोटे जी की पुत्री हैं, तथा महाराष्ट्र के पूर्व कानून मंत्री रामराव जी आदि की नवासी भी हैं। आज वे महिलाओं का पक्ष रखेगी और इस चर्चा में सबसे युवा चेहरा जो आज हमारे साथ हैं, वो है एक कॉलेज छात्रा है जो समाज की तमाम लड़कियों की बात रखेगी, प्रियंका लेकुरवाड़े ठाकरे जी, जिन्होंने अभी अभी ला एंट्रेंस पास किया है। मैं इनका भी स्वागत करता हूं और फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जनता की ओर से मैं सुदर्शन चक्रधर आप सबका पुनश्च एक बार स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं माननीय बडोले जी से कि वे बताएं कि क्या यह प्रकरण या क्या ऐसे प्रकरण हमारे सिस्टम और समाज की नाकामी नहीं है? आखिर क्या होगा इस देश का, इस समाज का, और कैसे ये व्यवस्था बदलेगी? बडोले जी। नमस्कार। निश्चित ही बहुत ही अच्छी चर्चा आज यहाँ पे देशोन्नति और विदर्भ टीवी के माध्यम से यहाँ पे शुरू की गई है, और आज सभी के जबान पे हाथरस का जो प्रकरण है, जो देश को कहीं न कहीं हम सबको नीचा दिखाने वाली ये बात है। दुनिया में आज इसकी अगर चर्चा होती है तो निश्चित ही हम सबको इसके बारे में हमारा सर झुकेगा, ऐसी परिस्थिति है। अब पर मुझे लगता है कि हाथरस की हो, बलरामपुर की हो, निर्भया प्रकरण हो, खैरवान के हत्याकांड, और देश में जिस प्रकार का ये जो चल रहा है, ये पूरी की पूरी अगर सिस्टम के बारे में अगर हम सोचे तो इसका जो मूल रूप है, तो कहीं ऐसा लगता है कि इसका जो सामाजिक ढांचा है, इस सामाजिक ढांचे पे महिलाओं का उत्पीड़न, क्योंकि हमारी जो परंपरा है देश में, जो पहले से जो चलती आ रही थी, इस देश में हजारों सालों से केशवपन हो, विधवा विवाह हो, ऐसी अन्य घटनाएं से महिलाओं को जो दुय्यम स्थान दिया गया था। और जहां तक सामाजिक इसकी बात करें तो समाज में अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के ऊपर होने वाले अत्याचार हो, तो ये कहीं इसकी जो बातें हम स्वतंत्रता के शुरुआत से भी अगर बात करें
उसके पहले भी बात करें तो ये जघन्य अपराध इस देश में होते रहे, तो क्या ये हमारी सबकी मानसिकता जो है, या तो फिर इसकी वर्ण व्यवस्था में, जातीयता में, या महिलाओं को सेकंड जो दूसरे ये समझा जाता है, दुय्यम नागरिकता के समझा जाता है, तो कहीं इसमें इसकी जड़ें है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल है, तो अगर एखादा अत्याचार होने के बाद में कहीं पार्टी आती है, कहीं लोग आते हैं, अनन्य प्रकार से वहां पे जुलूस निकालते, सब चीजें करते, और जब ये कहीं ना कहीं ये प्रकरण जब कोर्ट में जाता है, तो उस बहन को जिस तरीके से न्याय मिलना चाहे, तो पूरी व्यवस्था में के बारे में अगर सोचे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं। जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि हमने जो संविधान बनाया, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे ना हो तो वो संविधान अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है यही बात हमारे साथ होती है। अनुसूचित जातियों के साथ में भी जिस प्रकार से अत्याचार होते हैं, उसमें हम कई बार देखते हैं कि एखादा अपराध होने के बाद में जो यंत्रणा जिस प्रकार से काम करती है, वो यंत्रणा में कई ऐसे दोष होते हैं। देश में अगर देखें तो कई रोज होने वाले अत्याचार, आज देश की परिस्थिति अगर हम देखें तो देश में करीबन 45,000 से ज्यादा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोचे तो 45,000 अपराध इस प्रकार के होते हैं, जिसमें कई राज्यों में ये होते हैं। बारंबार निर्भया के बाद में इतने तरीके से कायदा बनाने के बावजूद भी ऐसे प्रकरण होते हैं, या 2016 में एट्रोसिटी की जो एक्ट होती है उसमें सुधार करने के बाद में भी अगर प्रकरण होते हैं, तो मुझे लगता है सिस्टम का ये दोष है। और निश्चित ही ये सिस्टम का दोष है, जिसमें कई ऐसे दोष है, उसको सुधारने की जरूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ज्वाला जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई यह सिस्टम का दोष है, या समाज का, या हम लोगों की मानसिकता का? आप बताएं, इस पर प्रकाश डालें कि क्या सोचती है महिलाएं, या क्या होना चाहिए, या क्या होता रहा है। नमस्कार। सबसे प्रथम इस संवेदनशील और ज्वलंत विषय पर आज जो चर्चा सत्र का यहाँ पे आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं देशोन्नति वृत्तमान पत्र समूह का और विदर्भ न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ, आभार धन्यवाद। मानती हूँ। ये जो चर्चा में आज यहाँ पे सब मान्यवर बैठे हैं, इस चर्चा का मूल विषय है स्त्री। बिल्कुल सही। स्त्री, स्त्री यह विश्व की जननी है। स्त्री के कोख से संपूर्ण मानव जाति की निर्मिति हुई है, विश्व की निर्मिति हुई है। सहमत है। दुर्गा, काली, चंडिका, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सभी स्त्री के रूप है। माता कौशल्या न होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जन्म नहीं ले पाते। माता देवकी नहीं होती तो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण सलाखों के पीछे जन्म नहीं ले पाते। राजमाता जीजामाता नहीं होती तो हिंदवी स्वराज के रचेते छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म नहीं ले पाते। और अगर माता मेरी नहीं होती तो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को दया, प्रेम, करुणा और क्षमा का पाठ पढ़ाने वाले प्रभु यीशु जन्म नहीं ले पाते। स्त्री ये करुणा की, सहनशीलता की, शक्ति की, मर्यादा की जीती जागती मिसाल है। मराठी में एक कहावत है, चूल आणि मूल। स्त्री की मर्यादा चूल आणि मूल तक के सीमित नहीं है। चूल्हे, चौका और बच्चे, मराठी में इनका यह कहना है, चूल्हे, चौके चौका तक और बच्चे संभालने तक स्त्री की मर्यादा सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कह चुके हैं, जिचे हाथी पाळण्याची दोरी, जिचे हाथी पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारणी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। मगर स्त्री ने मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा ही स्त्री का भूषण है,
मर्यादा ही स्त्री का रक्षण है। बढ़िया। अगर माता सीता ने मर्यादा रखी रहती, लक्ष्मण रेखा पार नहीं की रहती, तो माता सीता का हरण नहीं हुआ होता, रामायण नहीं हुआ होता। अगर माता द्रौपदी ने अपने शब्दों में मर्यादा रखी रहती, तो माता द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ होता, महाभारत नहीं हुआ होता। आगे मैं संक्षिप्त में इस विषय पर हाथरस का जो प्रकरण है इस विषय में बोलूंगी। शुरुआत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये विषय स्त्री पर है। स्त्री की मर्यादा ही उसकी रक्षण का कवच है। स्त्री ने मर्यादा में रहना चाहिए और स्त्री को समाज में सर्वश्रेष्ठ यानी देवी की उपमा देकर उसकी पूजन होनी चाहिए। बढ़िया। आदरणीय शब्बीर अहमद विद्रोही जी, आपसे भी मैं यही सवाल दोहराता हूं कि क्या यह हमारे सिस्टम और समाज की नाकामी का असर है, जो हाथरस से लेकर के हदगांव तक और महाराष्ट्र से लेकर के मणिपुर तक हर जगह हमें ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं? आखिर क्या कारण है? आपके शब्दों में बताइए, समझाइए हमारे दर्शकों। पहले हम आपके दर्शकों का अभिवादन कर दें, देश उन्नति और विदर्भ टीवी का अभिनंदन करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखिए, ये हाथरस की हो घटना या कहीं की घटना जो भी है वो जातीय नहीं है। घटनाएं जो होती हैं वो सामाजिक होती हैं। मानव समाज के लिए यह कलंक की बात है, मानव समाज के लिए ये चिंतन की बात है, क्योंकि यहाँ नर और नारी के बीच का ये विवाद है। एक जगह नारी के साथ अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार है और करने वाला नर है। हम सभी दोनों समाज के हिस्से हैं और ये समाज के हिस्से में इस तरह की बुराई के आने में आपके सामने धोटे मैडम ने जो बातें रखी कि अगर कौशल्या नहीं होते तो राम नहीं जन्म लेते, ये नहीं लेते, चाहे जो भी घटना की बात की, अगर इन्हीं बातों में अगर लक्ष्मी और हम ब्रह्मा की बात कह दें तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इसलिए उस बातों पर जाना नहीं है, हमें विषय से जाना नहीं है, विषय से बाहर जाना नहीं है। देखिए, सृष्टि के रचयिता को सृष्टि रचना था और रचने के लिए उसने सारी रचना को बनाया। महा आदम से हुआ और ये एडम ईव ये जो भी है, रह गई ये बात कि आपका प्रश्न है कि क्या हाथरस की घटना पूरे विश्व को, पूरे भारत को अगर विचलित की कर रही है, तो इस विचलन को रोकने का रास्ता क्या है? बिल्कुल, क्योंकि पहली बात यह है कि आपने कहा कि ये हमारी व्यवस्था की कमियां हैं या समाज की। देखिए, कमियां दोनों की है। बिल्कुल। कारण यह है कि बहुत पुराने कवि ने भी कहा था, सुने भी आप होंगे, कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब जाके जमाना बदलेगा। वाह। आज शासन जो है उसमें भी हमारे परिवार के लोग हैं, प्रशासन है उसमें भी हमारे परिवार के लोग हैं। वासुदेव कुटुंबकः की बात कही गई है, ये धरती को एक परिवार कहा गया है और इस परिवार के बीच में दुराचार, दुर्व्यवहार अगर है तो ये मेरा मानना है कि व्यवस्था की बात तो बात की है, ये समाज की सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि मामला व्यवस्था के तरफ घटना घटने के बाद जाती है, जांच के लिए जाए, न्याय के लिए जाए, इसके लिए जाए, लेकिन ये घटना घटने से पहले समाज के बीच की बात है। हमारी मानसिकता कैसे बदलती है, हम एक बहन को दूसरे रूप से कैसे देख लेते हैं, हम अपनी बेटी को दूसरे रूप से, दूसरे की बेटी को दूसरे रूप से क्यों देखते हैं, ये मानसिकता समाज की, आपका कहने का मतलब है समाज की मानसिकता ही बदलनी चाहिए जी, जो गलत हो चुकी है। और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी आप कुछ नहीं बदल सकते हैं। बदल दो अपनी सोच दृष्टि, क्या बात, बदल दो अपना भाव, बहुत तब जाकर पैदा होगा धरती पर सद्भाव। सद्भाव धरती पर पैदा होने की बात शब्बीर जी ने कही है। मैं प्रियांती, आप एकदम सामान्य बच्चियों की, सामान्य लड़कियों की, कॉलेज छात्रा हैं, उनकी प्रतिनिधि है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चियों के मन में, कॉलेज की लड़कियों के मन में, देश की युवतियों के मन में क्या चल रहा है हाथरस की घटना को लेकर, और क्या यह समाज की गलती है, सिस्टम की गलती है, और क्या होना चाहिए, क्या गलत होता है? आपके विचार जानना चाहता हूँ, विदर्भ टीवी पर बताइए आप।
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे आप बुलाने के लिए, क्योंकि शायद देशोन्नति ये समझता है कि एक महिला जब एक दूसरे महिला पर हुए अत्याचार के बारे में पढ़ती है तो वह खुद सहम जाती है, क्योंकि भले ही ये अत्याचार एक महिला पर हुआ हो पर पूरी नारी शक्ति, पूरी नारी जाति पर इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। जब आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका मिला इन श्रीमान और श्रीमती ज्वाला जी के साथ एक पैनल पर बैठने का, तो मैं ज़रा सहम गई, क्योंकि ये काफ़ी अचीवर्स है और मैं सिर्फ एक कॉलेज छात्रा, लेकिन महिला तो मैं जनता भी की प्रतिनिधि, आप बच्चियों की प्रतिनिधि, आप जी अपने आप को जी मैं कमजोर वही मत कह रही समझिए। थी कि महिला तो मैं भी हूँ और ये मेरा भी इशू है। मैं ज़रा अचंभित रह गई जब नारी की बात की गई, देश की बात की गई, समाज की बात की गई, पर मनीषा वाल्मीकि जो एक दलित महिला है उसी की बात नहीं की गई। ज्वाला जी ने कहा कि मर्यादा, नहीं, हाथरस बेस वही है, हम बच्ची का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बच्ची का हम उसको बेस हाथरस वही की है, निर्भया कहेंगे, लेकिन हम अच्छा उसका ठीक नाम नहीं लेंगे। पडोली जी ने एक स्टैटिस्टिक बताया कि एनसीआरबी में 45,000 क्राइम्स रजिस्टर हुए, लेकिन हम ये कब बात करेंगे कि 30% एनसीआरबी ने ही ये कहा है कि 30% से वही क्राइम सिर्फ दलितों के खिलाफ हुए हैं। हम ये कब बात करेंगे? जरा I would like to बोलिए finish. बोलिए बोलिए, एक मैं मिनट, एक टोकना चाहती हूँ, मिनट। अपराधी की कोई जात, कोई धर्म, कोई कोई पंथ नाम, नहीं हाँ, होता, कोई नाम नहीं होता, ठीक और है। पीड़ित का भी कोई जात, कोई धर्म, धर्म, कोई मैम, पंथ नहीं होता। वही बात तो अपराधी है। और पीड़ितों की जात, बार जब हम वो पोर्ट्रेट करते दलित महिला, इससे समाज की स्थिति, इससे लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने स्थिति दलित और सवर्ण का मुद्दा नहीं उठाया है, उन्होंने दलित और एक मिनट, अगर मैम मुझे पूरा करने देगी तो उनकी बात पूरी, अपराधियों की कोई जात जात नहीं नहीं होती, मंजूर है, होती, एक मिनट, और पीड़ित की भी कोई जात एक नहीं मिनट, होती, लेकिन उन्होंने कोई जात और धर्म नहीं निकाला। अपराध मैडम है, सुनिए, और उन्होंने कोई जाति और धर्म नहीं निकाला मैम है। ने बहुत उन्होंने- अच्छा स्पीच प्रिपेयर किया है और वो बिल्कुल ये बोल सकती है, बस मैं अपनी बात रख ले दीजिए, उनको मेरा अपनी बात कहना ये है, मैम ने मर्यादा की बात करी, हम आप मुझे ये बताइए कि एक लड़की जब अपनी माँ और भाई के साथ खेत में काम करने जाती है तो वो कौन सी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है? या फिर जब 4 लोग उसे पीछे से आकर उसकी अपनी चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसे घसीट कर लेके जाते हैं तो कौन मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? वो 19 साल की महिला या वो 4 बलात्कारी? दूसरा प्रश्न ये है कि विक्टिम का जात नहीं होता या परपेट्रेटर्स का जात नहीं होता। आप मुझे बताइए कि जात भारत में है, हमें आंखें बंद करके ऐसा एक्टिंग नहीं करना है कि अरे है ही नहीं, बलात्कारी तो बलात्कारी होता है, विक्टिम तो विक्टिम होता है। हमें ये बताना है कि भले ही हाँ एक महिला के खिलाफ जो क्राइम होता है वो सारी महिलाओं के खिलाफ होता है, लेकिन उन महिलाओं में से भी जो दलित महिलाएं हैं उन्हें इसका ज्यादा शोषण करना पड़ता है, उन्हें इसे ज्यादा सहना पड़ता है। तो एज अ बहुजन महिला मेरा सारा सपोर्ट उनके तरफ जाएगा। मैं आंखें बंद करके ऐसा एक्टिंग नहीं करूंगी कि ये है ही नहीं, मैं बोलूंगी ये है और उसे सुधारने के लिए मैं अपना 100% मेहनत करूंगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसानों को, मत बांटो इंसानों को। फिर से हम माननीय पूर्व मंत्री जी बडोली जी के पास जाना चाहते हैं। सर, हाथरस प्रकरण ही हमारे आज के बहस का मुख्य विषय है, तो क्या हाथरस प्रकरण में जानबूझकर कुछ तत्व जाति का एंगल घुस रहे हैं? क्या ये पूरे समाज की बात नहीं है? क्या इसको सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए? क्या जानबूझकर इसे बनाया जा रहा है दलित बनाम सवर्ण का मुद्दा? आप बताइए सर, इस पर आपने काफ़ी अध्ययन किया और आप सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो बात कही थी, आखिरी संविधान समिति में जब ये हुई थी 25 नवंबर 1949 को, तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि हमें इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशल डेमोक्रेसी के तरफ जल्दी से जल्दी जाना होगा, वरना इस देश का जो आम लोग है वो इसके खिलाफ में बंड करेगा। और अभी जो ये हो रहा है सिस्टम वैसी है, वो जब भी वो बच्ची ने बोला है बिल्कुल है, क्योंकि आप एनसीआरबी के भी रिपोर्ट देखोगे तो सवर्णों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, दलितों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, इसका अगर आप रेशो निकालोगे तो दलितों के ऊपर इस देश में ज़्यादा अपराध हुए। और इसके पीछे का जो कारण है यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की जातीय व्यवस्था है। कई सालों से जात के नाम से, धर्म के नाम से जहाँ प्रताड़ित किया जाता है, यही कारण, मूल कारण ये है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उसी दिन 25 नवंबर 1949 को ये भी बात कही थी कि इस देश में जो संविधान हम दे रहे हैं, इस देश पॉलिटिकल हम
राजकीय डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रही है। सोशल डेमोक्रेसी आपको इसलिए लेना है कि इस देश में जातीय व्यवस्था है जहां पे प्रताड़ित किया जाता है। और मुझे लगता है ये जो बात है, ये जो सिस्टम की बात है, अभी भी ग्रामीण में देखो तो अल्पसंख्यक कितने हैं, कौन है अल्पसंख्यक? वो दलित समाज के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, कुछ मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक है। जहाँ तक जातीय प्रताड़ना की बात होते तो किसने किया? स्वर्ण लोगों ने दलितों पे किया। ऐसे ही मामले आते कई बार, ऐसे बहुत कम मामले हैं। इसलिए फिर से एक बात को उठाना चाहता हूँ, निर्भया वाले मामले को। क्या निर्भया जो दिल्ली में 2012 में निर्भया गैंग रेप केस और मर्डर केस हुआ था, क्या वो जाति देखकर हुआ था? क्या, एक मिनट, क्या हैदराबाद में जो डॉक्टर पायल के साथ जो गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको एनकाउंटर में मार डाला गया पुलिस ने, जो भी हो, सच हो झूठ हो, लेकिन क्या वो जाति देखकर किया गया? क्या हाथरस की जो निर्भया है, बच्ची का नाम पता है, हम नहीं लेना चाहेंगे, तो हाथरस की निर्भया को भी क्या जाति देख करके उच्च जाति के लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया, रेप किया या उसका मर्डर किया? अभी तो ये भी बात सामने आ रही है कि उसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ था वगैरह वगैरह, या और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। मैं ज्वाला धोटे जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये बताइए कि क्या उसका जाति व्यवस्था के कारण उस 19 साल की बच्ची का हाथरस में ऐसा कुछ हुआ, या दूसरे समाज की भी बच्चियों के साथ होता रहा है? ठीक है, मानते हैं कि दलितों के साथ यह अत्याचार ज्यादा होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि बलात्कार ये बहुत ही संवेदनशील, मार्मिक और हृदय को झंझोड़ देने वाला विषय है। कृपा करके बलात्कार जैसे मार्मिक, हृदय को झंझोड़ने वाले विषय को किसी राजनीतिक पक्ष से, किसी जातीयवाद से, किसी धर्मवाद से जोड़िए नहीं। यह जातीयवाद, धर्मवाद और पक्षवाद से बलात्कार को दूर रखिए। बलात्कार ये बलात्कार है। बलात्कार की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये एक अपराध है और ये एक घिनौनी मानसिकता से उत्पन्न हुआ अपराध है। बिल्कुल सही। बलात्कार ये क्या आज और कल की बात नहीं है, बरसों से चली आ रही क्रूर, हिंसक मानसिकता का परिणाम यानी बलात्कार है। हर एक पुरुष ने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा आदर्श रखा तो इस देश में बलात्कार की संख्या घट के 0 पर आएंगी। मैं एक किस्सा आपको बता दूं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। मुगल सेना को छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने खदेड़ दिया था, उन पर विजय प्राप्त कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में नजराने की तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापतियों ने एक सुंदर नारी को पेश किया, जो नारी मुगल सरदार की, मुगल सेनापति की बेगम थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज गौर से उस सेनापति, मुगल सेनापति की बेगम को निहारते हैं, उसके करीब जाते हैं और बोलते हैं, माता, सही में आपकी सुंदरता अप्रतिम है। काश मैंने अगर आपके कोख से जन्म लिया होता, आप मेरी माता होती, तो मैं भी आप जितना सुंदर तैयार हुआ होता। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा हो चुके हैं, जो पराय स्त्री को माता की दर्जा देते थे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस देश की नदियों का नाम स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, काली, सावित्री, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी स्त्रियों के नाम हैं और नदियों की हम पूजा करते हैं, यानी स्त्रियों की पूजा करना हमारी संस्कृति है। संस्कृत में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। बहुत अलग विषय है, हम स्त्री पर चर्चा करने से ज़्यादा हम हाथरस और बलात्कार जो हो रहा है देश में उसी पे बात करें। आदरणीय शब्बीर अहमद जी कुछ कहना चाहते थे, तभी पडोले जी ने कुछ कहा था उसमें। देखिए, 25 नवंबर 1949 की बात पडोले साहब ने जब कहा तो सच में उस समय जब संविधान समिति की मीटिंग हुई उस वक्त सारी बात थी, लेकिन जब देश के सामने उस समय कोई समस्या नहीं था आज़ादी के सिवाय। आज़ादी मिलने के बाद ये समस्याएं हुई कि सरकार, देश कैसे चलेगा, फलाना कैसे चलेगा, कैसे क्या करेंगे, ये आज़ादी के बाद की बात है।
देखिए, समस्या जन्म लेती है तो समस्या का निदान भी उसी के जगह से जन्म लेता है। पहली बात तो ये बात कह दिया जाए कि जैसा कि मेरे भाई ने भी कहा, और बच्ची नाम मेरे जहन में नहीं आया, प्रियांति ने जो भी एक बात कही, देखिए हमारे यहाँ भले किसी विक्टिम का, भले किसी अपराधी का अपराध ही पहचान है, उसकी जाति नहीं है, क्योंकि जाति अपराध नहीं करती है। लेकिन हमारे यहाँ बांटा गया है, और ये बात आज से नहीं है। ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ये 4 वर्ण में तो देश को बांटा गया है। अब आप बता दीजिए, अगर ये ब्रह्म नहीं है तो फिर वो क्षत्रिय है क्या? जब क्षत्रिय नहीं है तो वो वैश्य है क्या? वैश्य नहीं है तो क्षुद्र होगा। इन 4 में ही तो आदमी जी रहा है। रह गई ये बात कि सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, गरीबी तेरे 3 नाम, लोफर, लफंगा, बेईमान। आपने निर्भया की बात कही। निर्भया हमारे बलिया जिला के रतसड़ के पास की थी, जो 12 को हुआ, और वो राजपूत बिरादरी से थी, वहाँ जाति नहीं था, और उसकी लड़ाई में भी कोई जाति नहीं रहे, सभी लोग निकले कैंडल लेकर के। तो मेरा अपना मानना ये है कि चूंकि हम पैदा हो रहे हैं तो किसी जाति में हो रहे हैं, और हम पर अगर अत्याचार हो रहा है तो इसको राजनीति जाति के लेवल से ले जा रहा है, हमारे जाति को आकर्षित करने के लिए, हमारी जाति को अपने तरफ खींचने के लिए। और हम भी इस बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं मुसलमान था इसलिए हुआ क्या, मैं दलित था इसलिए हुआ क्या, मैं गरीब था इसलिए हुआ क्या, अमीरों के साथ क्यों नहीं होता, फलाने के साथ क्यों नहीं होता। इस पर आप प्रियांति कुछ बोलना चाहेगी? बिल्कुल, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि सबके बोलने के बाद मुझे कम से कम 1 मिनट तो दे दीजिए, बिकॉज एक साथ सबको करेक्ट करना है सो डिफिकल्ट। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ लोक प्रतिनिधि प्रियांति लेकुरवाड़े ठाकरे बनकर आई हूँ, बच्ची बनकर नहीं। तो मुझे अपने नाम से या कम से कम लोक प्रतिनिधि ये कहकर बुलाइए, बच्ची नहीं। बिल्कुल। दूसरा, पडोळे जी ने काफ़ी आम्बेडकर की बात कही, आम्बेडकर जी की। मैं भी कुछ आम्बेडकर बुक्स पढ़ती हूँ, तो उन्होंने उनमें कहा है कि भारत जो है वो किसी भी अछूत का मदरलैंड नहीं हो सकता, क्योंकि जो अत्याचार उन पे होता है ये अत्याचार अपनी माँ अपने बच्चे पर कभी नहीं करती। दूसरा, यहाँ बात की गई निर्भया की कि कैसे बलात्कारियों की जाति नहीं होती या कैसे विक्टिम्स की कोई कास्ट नहीं होती। आप मुझे एक बात बताइए, निर्भया पर जब ये अत्याचार हुआ पूरा भारत मोमबत्ती लेकर निकला गया, और हमारी हाथरस की बेटी पर जब ये अत्याचार हुआ 12 गाँव के ठाकुरों ने पंचायत बुलाई और अब्यूजर्स का सपोर्ट किया। नहीं, जाति तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। दूसरा, निर्भया को अपनी ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन भेजा गया, और हमारी हाथरस की बेटी को 2 हफ्तों तक दिल्ली से 3 घंटे दूर उसका गांव था, फिर भी एम्स में एक बेड तक नहीं मिला। आप मुझे बताइए, ये तो जाति बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, जातिवाद ये हमारे देश की और हिंदुत्व की सबसे बुरी क्रिएशन है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्नॉलेज दैट इट एग्जिस्ट्स। अफर्मेटिव एक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी के लिए डाला गया है। दूसरा, फाइन, रेप का जो टॉपिक है वो काफ़ी मार्मिक है, काफ़ी वायलेंट है, हमें काफ़ी संवेदनशील होकर इस पर बात करनी चाहिए। पर गुस्सा ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा गुस्सा मुझे ये बताता है कि मैं और कोई महिला इस तरह से ट्रीटमेंट के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और ये गुस्सा उस पर है। मुझे कविताएं नहीं आती, मुझे सिर्फ फैक्ट्स आते हैं, और मैं कविताएं नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलिए। जब जातिवाद की बात आ जाती है तो मैं आपको एक स्टैट बताना चाहूंगी। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला था कि 2019 में 3,500 दलित विमेन वर रेप्ड एंड 1/3 ऑफ दोज केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। मैं आपको पूछती हूँ, ये रिपोर्ट्स आने के बाद में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि विक्टिम ने अपना एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 4 परपेट्रेटर्स है वो उसे काफी टाइम से परेशान कर रहे हैं। उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पैंडेमिक के बीच में जब 12 गांव के ठाकुर एक साथ आकर 4 वाल्मीकि महापंचायत कर सकते हैं और 4 वाल्मीकि फैमिली को डरा धमका सकते हैं कि अपना कंप्लेंट वापस लो, तो एक 19 साल की महिला की कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया जा सकता? आप मुझे बताइए कि ये जाति नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिकता है। सर, ये मानसिकता है, लेकिन ये बहुत ही बुरी मानसिकता है, और इस पर पॉलिटिक्स
कास्टिज्म, सब इन्वॉल्व है और हमें इन सब पर बैठकर बात करनी पड़ेगी। ये हार्ड डिस्कशंस करने पड़ेंगे, ये सो कॉल्ड स्किन क्रीपी डिस्कशंस करने पड़ेंगे अगर हमें सही में इसे सॉल्व करना है तो। एक सवाल और उभरता है, बिल्कुल घटना स्थल पर आप अपना दिमाग ले जाइए सब लोग और ये पूछिए, ठीक है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने शब्द नहीं है हमारे पास, इतनी मार्मिक घटना हुई, उस घटना के बाद भी उसको कुचला गया मित्रों, उस बच्ची को, उस 19 साल की लड़की को रात को 2:30 बजे उसको जलाया गया। मैं इसको अंतिम संस्कार नहीं कहूँगा मित्रों। आखिर क्यों? मैं सबसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं देश को बताना चाहूँगा, देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि 2:30 बजे रात को किसका अंतिम संस्कार होता है मित्रों। आखिर 2:30 बजे रात को उस पीड़िता का शव, जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, उसका इतना उत्पीड़न हुआ, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसके पैर फ्रैक्चर कर दिए गए, उसके साथ घिनौना अपराध हुआ, उसका यौन उत्पीड़न हुआ, 16 दिन तक के वो अपनी जिंदगी और जीवन और मृत्यु में जूझती रही, 16 दिन तक के वो रोज रोज मरती रही और जब उसने प्राण पखेरु उसके उड़े तो आखिर रात को 2:30 बजे उसको जलाने का क्या मतलब था? क्या इसके लिए डीएम जिम्मेदार नहीं है? सिर्फ 4 पुलिस वालों को, अफसरों को सस्पेंड करने से क्या सरकार ने कर्तव्य की इतिश्री कर दी? ये सवाल देश की जनता पूछ रही। बताइए विद्रोही जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं पहली बात तो ये करें, जो हमारी लोक प्रतिनिधि ठाकरे बैठी है, हम इसके उस बातों का समर्थन करते हैं जो बातों को उसने बड़े अच्छे ढंग से आपके सामने रखा और ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं से भी आप जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाता है। हमारा देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं, ये अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ें, मार्मिक बात पर हमको थोड़ा एतराज है। मार्मिक वो है जो मन में मर्म को पैदा करे, ये अपराध है। यह मार्मिक नहीं है, कष्टदायक है। जो मर्म नहीं दे रहा है, हमें जीने का मार्ग नहीं दे रहा है, ये दर्द दे रहा है। और इस दर्द को हम सभी मर्म स्पर्शी, यानी अपने मर्म को चोट कर रही है साहब, ये चोट पहुंचा रहा है, ये कांटे की तरह चुभ रहा है, बिल्कुल दिल ये फूल की तरह मुलायम नहीं है। और इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। ये बातें नहीं, 2:30 बजे रात को करने रह गया कि चर्चा चूंकि उस पर है। हमारे बडोले साहब बैठे हैं, ये एक पक्ष को डील करते हैं। वो हम पक्ष पे बात नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो चीजें नहीं हुई, जैसे बच्ची के जो सवाल थे, प्रियंती के, जी जो प्रियंका, जो भी सवाल थे लोक प्रतिनिधि के, 3 घंटे दूर की पर बेड, हाथरस से दिल्ली का बेड नहीं मिला। फिर अभी एक रिपोर्ट में आप बहस सुनी रहे होंगे कि 11 दिन लेट सैंपल भेजा गया, तो उसके कारण उसका नहीं निकला। तीसरी बात, 144 धारा लगाकर, यानी जिस पीड़ित के घर जाने से रोका जा रहा है और 12 गांव की पंचायत को रोका नहीं जा रहा है। यह प्रश्न शासन से जुड़ जाता है, बिल्कुल। और शासन से जुड़ने पर यह बात अपने आप जन्म ले लेता है, और वो जन्म ऐसे ले लेता है कि आप खुद सोच सकते हैं, और सोच करके आप बता दीजिए कि शासन के तरफ उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी, और यह शासन का कार्य है कि नहीं जनता को न्याय देना और जनता के प्रश्नों के ऊपर जनता के हितों की रक्षा करना। बडोले जी इस बारे में प्रकाश डालेंगे कि क्या शासन का कार्य नहीं है कि इस तरह से जनता को सही मार्गदर्शन और उस जो रेप पीड़िता है उसको न्याय देना? आखिर 2:30 बजे रात को मेरे को जनता जानना चाहती है, ये तो सरकार ही बताएगी ना। चलाया गया, मुझे लगता है निश्चित ही ये जो विषय है ये पूरे देश ने उठाया कि रात के 2:30 बजे अगर किसी पीड़ित को जलाया जाए तो निश्चित, पीड़ित नहीं, हमारे सामान्य घरों में भी अगर हो जाए तो रात को 2:30 बजे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। होता ही नहीं है ये इस तरीके से, किसी भी समाज में, किसी भी समाज में तो होता नहीं। जिस तरीके से वो रात को किया गया, तो ये निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है एसपी को सस्पेंड करने से ये मामला नहीं खत्म होगा, या कहीं 25 लाख रुपए भी देने से खत्म नहीं होगा। जहाँ तक ये बात है कि जितने जवाबदार हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने यही कहा था कि हमारा कानून जितना भी अच्छा हो, यंत्रणा ये जिस तरीके से काम करती, क्योंकि मैं खुद सामाजिक न्याय मंत्री था, इसीलिए आपसे पूछा गया, और मैंने जिस तरीके से एट्रोसिटी का कायदा जिस तरीके से हमने देखा है, अभी भी कई जगह पे केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग नहीं होता, राज्य में तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठित नहीं हुआ है। इतने सारे मामले होते हैं, उसके ऊपर सुनवाई नहीं की जाती है। उसके बाद में जो दक्षता पत्रक होती है उसकी बैठकें होती हैं। पुलिस स्टेशन अलग से सेपरेट पुलिस स्टेशन होना चाहिए। पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए सेपरेट कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता जहाँ पे उनके एफआईआर दर्ज नहीं होता।
उसके बाद में कई ऐसे जो पुरावे होते हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। तो एक जो मानसिक हमारी स्थिति, मैंने पहले भी इसलिए कहा था कि हमारी मानसिक बीमारी, हम तो कई बार मोर्चे निकालते हैं, लेकिन जो मूल बीमारी है हमारी, जो सोशल हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जात का भूत, वो जब तक खत्म नहीं होता उसकी दवाई प्रॉपर यहाँ पे होता नहीं। और इस तरीके से सभी पार्टियां चिल्लाती है, सभी लोग आते हैं, अपने अपने झंडे लेते हैं, लेकिन मेरा सवाल था सर, सवाल ये था कि शासन ने उसका क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ 4 पुलिस वाले अफसरों के सस्पेंड से काम हो गया? अभी अगर आप शासन में रहते हैं, दोषी है कि नहीं चुके हैं, तो शासन इसमें दोषी है कि नहीं है? कितना दोषी है? तो शासन, मैं वही एक बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जब भी वही कहा कि शासन की कार्यवाही, शासन ने 4 पुलिस वाले को डिसमिस कर दे, सस्पेंड करने से मामला खत्म नहीं होता। निश्चित ही उसके ऊपर इंक्वायरी तो होंगी। आखिर इंक्वायरी सरकार ने बोली इंक्वायरी होंगी, शेड्यूल कास्ट कमीशन ने वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के आयोग ने जाना चाहिए, दक्षता पत्रक डीएम अगर प्रॉपर नहीं करता उसके ऊपर ये होना चाहिए। उसके बाद में वो पुरावे जो है, वो पुरावे सभी तरह से, क्योंकि सरकार ने अपना काम, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये कहा था कि यंत्रणाएं जो होती है, यंत्रणाओं का जो दोष है वो सभी यंत्रणाएं जितनी सरकार पर आता है, क्योंकि सरकार निश्चित सरकार के ऊपर दोष आता है, सरकार के ऊपर दोष आता ही है, सरकार के ऊपर दोष आता ही है, लेकिन सरकार पर दोष आता ही है। सरकार का अगर दोष है इसमें तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप सुदर्शन जी, मैं कहना चाहती हूँ, डीएम दोषी है, सीएम दोषी है, पीएम दोषी है, इससे क्या होने वाला है? इससे क्या आपको क्या फल मिलने वाला है? इससे क्या रास्ता निकलने वाला है? बलात्कार, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही कहीं रोकनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो आज का कायदा है, आज का जो कानून है, आज का जो लॉ है, ये इतना ढीला है। अरे इस देश में ये कानून है, इस देश में बलात्कारियों को, खूनियों को वकील मिल जाता है। इस देश का हम क्या कह सकते हैं? वकील तो साहब देखिए, अगर कोई अपराधी है नहीं है, वकील नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं है। नहीं, और ये जो सच्चाई है, वकील तो मिलेगा ना। सुदर्शन जी, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। देखो इसके मुद्दे तक हमने पहुंचना ही चाहिए सुदर्शन जी। ये एक बहुत भावनात्मक और संवेदनशील विषय है। बलात्कार हुआ है, जिस बेटी पर बलात्कार हुआ है, जो हाथरस का प्रकरण है, जो रात में अंत्य संस्कार हुआ है, ये निंदनीय है। हम इसका प्रोत्साहन कभी भी नहीं कर सकते। खुले आंखों से क्या, बंद आंखों से भी हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, इस बात को प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि ये बलात्कार क्यों होते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं चक्रधर जी, बोलिए। चक्रधर जी, समर्थन और बेसमर्थन का तो यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ सभी विरोध में बैठे हैं। लेकिन पहला प्रश्न ये है, ये डीएम ओएम सारे दोषी हैं, दोषी को ही सजा दिलाने की बात होगी ना। जो दोषी हैं उन्हीं की वजह होगी ना। आज 11 दिन लेट सैंपल भेजने का जवाबदार कौन? बिल्कुल प्रशासन, पुलिस। तो फिर इसका मतलब ये है कि शासन द्वारा, इस शासन के नुमाइंदे, जी शासन द्वारा, शासन कहिए ना, शासन और प्रशासन, ये दोनों द्वारा उस सच्चाई को दबाने के सारे षड्यंत्र रचे गए। जब शासन की बात आती है, पडोड़ी जी की बात ये प्रूव करती है कि हम हमारे आंगन में सांप रख कर या सांप पाल कर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ हमारे पड़ोसी को काटेंगे, क्योंकि वो सांप है, वो हम पे भी जहर उगलेगा। दूसरा, ज्वाला जी की बात पर तो मैं बाद में आऊंगी, पडोड़ी जी की बात ने ये प्रूफ कर दिया। दूसरा, मुझे ये पूछना है कि योगी आदित्यनाथ जी गैया को माता मानते हैं, हिंदुत्व में गाय माता होती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यूपी के सीएम मातृत्वता का रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी एक माँ को एक अपनी बेटी का शव आखिरी बार घर पे क्यों नहीं ले जाने दिया गया? गाय एज अ माता, उसका रिस्पेक्ट है, पर हमारी ह्यूमन मदर्स के लिए योगी आदित्यनाथ जी का क्या व्यूज है ये तो मुझे नहीं पता। दूसरी बात जो ये है कि सीएम को ब्लेम करने से क्या होगा, पीएम को ब्लेम करने से क्या होगा, डीएम को निकालने से क्या होगा, क्योंकि बलात्कार केवल मानसिक या भावनात्मक प्रॉब्लम नहीं है, बलात्कार ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए पनिशमेंट दी गई है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब ऐसे निंदनीय अपराध होते हैं वो एक इंसान के, हम किस बात मैम सुन तो लीजिए,
let me finish. Sir, let me finish. मैम आप मुझे फिनिश तो करने दीजिए। आपको चांस मिलेगा मैम। सर प्लीज आप मैम को बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी, देखिए मैम ने पॉइंट भुला दिया। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। चलिए याद मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि हमारा स्टेट ये मानता है कि केवल ये एक इंसान के खिलाफ अपराध नहीं है, ये पूरी देश के खिलाफ अपराध है, इसीलिए केवल इसको भावनात्मक बताने से या बड़ी बड़ी कविता बोलने से ये सॉल्व नहीं होने वाला। हमें इस पर डिस्कशन करना ही पड़ेगा। और बात आई थी, सर ने डेप्थ में डिस्कशन करना पड़ेगा, और सर ने बात लाई थी प्रशासन पे, तो हमको यह भी समझना पड़ेगा कि आज हमारा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है इंडिया में, वो केवल हिंदूवादी नहीं पर ब्राह्मणवादी और हिंदूवादी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, और इसके कारण दलितों पर, मुसलमानों पर, महिलाओं पर, सब पर अत्याचार होते ही रहेगा। तो इस पर पहला सवाल उठना चाहिए। सुदर्शन जी, मेरा कहना है, मैं भाजपा की समर्थक नहीं हूँ, आप ये जानते हैं। मुझे मेरा परिचय आजकल के बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। मेरे संस्कार, मेरे संस्कृति, मेरा संघर्ष, मेरा आदर्श की मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं आपको नहीं दिखाने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ सुदर्शन जी, ये जो घटना हुई, हम इस घटना की निंदा करने के लिए बैठे हैं, निश्चित निंदा ही कर रहे हैं। कौन इसका प्रोत्साहन कर रहा है? पर सुदर्शन जी आप मुझे जवाब दीजिए, जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है तभी देश में बलात्कार हुआ? नहीं, इसके पहले बलात्कार नहीं हुआ। ये 70 साल से भी नहीं, देश आजादी से पहले से देश की अरे जनाब, सृष्टि के निर्माण में ही हुआ है, सृष्टि के निर्माण में ही हुआ है। पहली बात उस पर नहीं है बहस में, मेरी आवाज यही है, मेरी आवाज यही है। देखिए सुदर्शन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फांसी दे देने से बलात्कार रुका? सही बात है। निर्भया के पांचों को दिया गया, सही बात है। रुका क्या? सही बात। लेकिन आज हम न्याय मांगते हैं, किस आधार पर? कानून के द्वारा। न्याय हमें समाज कब देगा? समाज हमें बराबरी का दर्जा कब देगा? समाज महिला को सम्मान कब देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। सुदर्शन जी मैं आपको बताऊं, ये हदबल कानून कुछ नहीं कर सकता है। आप महिलाओं के अगर केसेस अगर देखेंगे कोर्ट में, कई सालों से वैसे ही पड़े हुए हैं वो केसेस, वो अभी तक मार्ग को लगे नहीं है, वहां पे इंसाफ हुआ नहीं है। देश का कानून कुछ नहीं कर सकता, मैं कानून छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल तो हम क्या करेंगे? जो कानून कुछ नहीं कर सकता है उसे सुधारेंगे, सरकार पर प्रेशर डालेंगे। देखिए क्यों साहब, रुकिए 19 जिलों में फास्ट ट्रैक खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, दिया था। कहना है कितना खुला है बता दीजिए। ये बलात्कार की अगर स्थिति हमें रोकनी है, ये दुस्साहस, ये व्यभिचार, ये गंदगी हमें रोकनी है, तो हमें शासन और प्रशासन सबने मिलकर एक नए कानून की स्थापना करनी चाहिए। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल दिशा कानून बना है, दिशा कानून के अंतर्गत अगर करें तो इसको कोई कानून नहीं। मैम मनुवादी कानून की बात करिए, मैं बता रही हूँ आपको। सुदर्शन जी मेरा कहना है, मनुवादी कानून लाओ। आज का वही तो चल रही है कोशिश। आज का कानून और पहले का जो प्रशासन, कठोर प्रशासन हुआ करता था, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज का कानून नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड है। हम हमारे मन से चेंज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आती है। शिवाजी महाराज बहुत इंस्पिरेशनल है और उन्होंने इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए आज इंडिया यूएन का टेम्पररी मेंबर है अंटिल 2021। हम नेचुरल जस्टिस को बदल नहीं सकते। कानून के साथ प्रॉब्लम है, मोर्चा निकालो, सरकार पे प्रेशर डालो, उसको बदलो। छोड़ो का ये मत करो ना कि अगर कानून बुरा है तो छोड़ के निकल जाओ। ये क्या है? छोड़ के निकलने की इधर बात हुई नहीं है। बात करते टाइम संभाल के मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। फिर मर्यादा की बात, कौन सी मर्यादा? मर्यादा नहीं। सुदर्शन जी मेरा कहना है कि पहले का जो कठोर शासन होता था,
तभी बलात्कार की अगर घटना घटती थी तो पहले के राजे महाराजे उसे कड़े लोट कर देते थे अपराधी को। कड़े लोट का मतलब है कि पहाड़ी की ऊंचाई से अपराधी को नीचे ढकल दिया करते थे। उनके अभी हमारे इस्लाम में तो वही है, उनके हाथ कलम किए जाते थे। इस्लाम में आज वही है। पत्थर मारते हैं आज भी, उनके हाथ कलम मारते हैं, पत्थर मार मार के सूली पर लटका देते हैं। उनके हाथ कलम किए जाते थे, उनके गर्दन कलम किए जाते थे। परंपरा है, अभी भी है। देशों की मैं बात करती हूँ, अभी भी गल्फ कंट्री में अगर अपराधी है तो उसके हाथ कलम किए जाते हैं, सर कलम किए जाते हैं। मगर ये सब करके बलात्कार रुका है? तो ये सब करके रुकेगा कैसे, ये तो बताएं। तो मेरा कहना ये सब करके बलात्कार रुकेगा नहीं। बलात्कार ये कैसे रुकेगा, ये तो मेरा वही सवाल है। Oh my God! 100 पुरुषों के खिलाफ भी बलात्कार होता है। मैम कैसे बोल रही है बलात्कार है पुरुषों की? मैम प्लीज रिस्पेक्ट इसी पे सवाल उठा है। एक मिनट शांत रहो सभी लोग, सभी पार्टिसिपेंट ध्यान दें, सभी पार्टिसिपेंट सुनिए। अरे आप रुकिए तो रुकिए ना प्लीज। ये सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब सब ऐसा हो रहा है कि कानून फेल हो रहा है, मैं कानून को नहीं मानता ही नहीं कह रहा हूँ, कानून फेल हो रहा है, समाज फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है, सरकारें फेल हो रही है, तो मैं फिर बडोले जी के पास जाना चाहता हूँ और फिर पूछूंगा कि आखिर कब और कैसे थमेगी ये क्रूरताएं, कब और कैसे रुकेगा बच्चियों पर अत्याचार? बताइए, समाज के प्रतिनिधि अभी आप हैं, आप जवाब दीजिए इसको। फिर मैं आदरणीय शब्बीर जी से भी यही सवाल पूछूंगा कि ये क्रूरता, ये इतना घृणित कार्य, ये दुष्कर्म, ये बलात्कार, न जाने कितने शब्द है इसको, ये आखिर रुकेंगे कैसे? मैंने इसके पहले भी एक बार कहा हूँ कि भारतीय संस्कृति ये दुनिया में बहुत पुरातन संस्कृति है, ऐसा हम समझते हैं और यह सत्य भी है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो जातीयता है, और मैंने पहले भी कहा नहीं, अभी ये जातीयता पे अपन ने चर्चा कर चुके हैं। मुझे ये बताइए रुकेगा कैसे? पहले रुकेगा कैसे? सिस्टम में अगर कानून फेल, शासन फेल, समाज फेल, सिस्टम फेल, व्यवस्था फेल, सब फेल। ऐसे रुकेगा कैसे? रोकना तो पड़ेगा, हम पड़ेगा। और बाबा साहब ने वही कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए, सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए इक्वालिटी का हम स्वातंत्र, समता और बंधुता की बात करते हैं। स्वातंत्र, समता और बंधुता की बात कैसी आएगी जब तक हमारे सभी लोगों के भाईचारे की, जब हम एक दूसरे से उस तरीके से ये नहीं कहते। अभी भी अगर कोई निचले जाति का है, अपर कास्ट वाले से शादी नहीं कर सकता, ऑनर किलिंग हो जाती है और कई मामले हो जाते हैं। तो सब जो जड़े हैं ये सब हमारे दिलो दिमाग में भरे, उसको निकालना पड़ेगा। और ये डेमोक्रेसी है, इसको तो कानून के द्वारा ही निकालना पड़ेगा। कानून में सुधार, अगर कुछ खामियां हैं कानून में तो उसमें सुधार करना पड़ेगा, जो कुछ कमियां है उसको सुधारना निकालना सबसे बड़ी पड़ेगा। यहाँ तो कोई हुकुमशाही नहीं है। सुदर्शन जी, मैं बडोले जी की बात को काट नहीं रहा था। हाँ जी, बात जब आई, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किसी भी चीज को बनाना है, अगर वो फेल है तो फिर गिरा के बनाना है या उसमें सुधार करके बनाना है। बनाना तो है। पहली बात यह है कि जिस चीज को हम सभी अपराध मानते हैं जी, और उस अपराध के खिलाफ लड़ने में क्यों हम जाति समीकरण में आ जाते हैं? सही बात है। क्यों मानवीय समीकरण में क्यों नहीं आते? इंसानियत के नाते क्यों नहीं आते? सही बात। दूसरी चीज कि आज जो चीज होता है, कोई भी चीज हो, उसका एक रिजल्ट होता है। अगर बुराई को प्रोत्साहित कर दिया जाए तो अच्छाई अपने आप समापन की तरफ चली जाती है। आज जो चीज हो रहा है वो गलत है या सही, अदालत से फैसला होगा, लेकिन एक ग्रुप उसके फेवर में खड़ा है ना, चाहे वो किसी बिरादरी का ग्रुप हो, चाहे 12 गांव के हों या 72 गांव के हों। तो अब यहाँ तो गुट तो पैदा आपने कर दिया ना, और अदालतें फैसला काहे पर देती हैं? अदालत पर सबूत पर, गवाह पर, चश्मदीद गवाह पर। सबूत नहीं बचा है, हाथरस का। अदालत के बारे में मैं कह रहा हूं, आप काट दीजिएगा या निकाल दीजिएगा। और का मंतरा लो और तो आइए द दीजिए और
लड़िए तो तबाह हो जाइए, यही भारत की अदालत है। चलिए, यही भारत की अदालत। प्रियंती इस पे प्रकाश डालेगी। जी बिल्कुल। जाति समीकरण में क्यों जाते हैं, मानवीय समीकरण पर क्यों नहीं जाते, ये सवाल सर ने उठाया और उसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि हाथरस में जबकि 40 ठाकुर फैमिलीज है, केवल 4 वाल्मीकि फैमिलीज है, और वाल्मीकि फैमिलीज ने कई बार बताया है कि ठाकुर फैमिलीज उन्हें कास्ट के बेस पे प्रॉब्लम्स करती है और उनकी जाति ही उनका रीजन है कि उनके ऊपर ये सब होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस पर मैं बाद में आऊंगी, पर मुझे एक रिप्लाई तो देना है वो ज्वाला जी को। जिस तरह से वो बात करती है आजकल के बच्चे, मैं आजकल की बच्ची हूं और इसीलिए मैं जानती हूं, मैं आजकल की बच्ची हूं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने वन टाइम वोटर का नाम लिया था अपनी स्पीच में। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जिस कठोर प्रशासन की बात करते हैं मैम, वो कठोर प्रशासन पेशवाई के टाइम पे हुआ करता था, लेकिन तब अछूतों पर जो अत्याचार होते थे वो कठोर प्रशासन भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पाया था। आज हमारा जो कानून है, आज हमारा जो प्रशासन है, वो 2 साल में नहीं आया है, वो कई 100 सालों में कई ग्रेट थिंकर्स का एक प्रोडक्ट है, एंड वी कैन नॉट जस्ट डू अवे विद इट। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स देन सिट डाउन, लिसन टू अदर पीपल एंड डील विद इट। रही बात कि इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, सर हमें यह समझना पड़ेगा कि यूपी में जो सरकार आ रही है वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदूवादी सरकार आ रही है। उसी लाइन में आपका सोल्यूशन है कि यह सरकार हटाओ, लोकशाही लाओ, लोकतंत्र लाओ, लोकतंत्र लाओ, खत्म हो जाएगा। निर्भया में क्यों नहीं सीएम को सस्पेंड किया? एकदम सही बात है। एक मिनट आपने मनुवादी पढ़ी है क्या? आदरणीय पटोले जी, बोलने दो आपने नहीं उनका जवाब तो सुनो यार। पटोले जी, उनको बोलने दीजिए। ज्वाला जी, पटोले जी एक साथ बोल रहे हैं, बोलिए आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब तो बहुत ही सुनना सीधा पड़ेगा। सिंपल जवाब है कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सामाजिक लोकशाही आना सही चाहिए, और सामाजिक लोकशाही आना अगर है तो कायदे से हमको चलना पड़ेगा। हमको तो आंदोलन भी करने की जरूरत नहीं। इन्होंने बोला कि आंदोलन सिर्फ इसी को हटाओ, इससे काम नहीं चलने वाला है। मैंने जब भी कहा था सिस्टम में सुधार जरूरी है। मैंने जब भी कहा था कि अगर महिलाओं के बारे में कायदा बने, अगर सीएम हटाने की बात की थी, अगर सीएम को हटाने की बात है तो निर्भया के सामने क्यों हटाए? अरविंद मंसूर यहाँ पे अगर ये उसके ऊपर अत्याचार हुआ तो यहाँ के सीएम को क्यों नहीं हटाने की बात की? झरलाइन में यहाँ के सीएम को क्यों नहीं हटाया? ये कोई बात नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ सवाल है कायदे में दुरुस्ती करना अब पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा सा विषय बदल रहा हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आ जाते हैं। बहन जी 2 मिनट ज्वाला जी, खैरलांजी में जो हुआ, क्या ये सिस्टम का दोष नहीं था? क्या ये सरकार का दोष नहीं था? बिल्कुल था। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे भीमा कोरेगांव में जो हुआ, जो प्रकरण, जो गोलीकांड हुआ, जो दंगे हुए, उसमें क्या सिस्टम का दोष नहीं था? क्या महाराष्ट्र में महिलाओं पर दुष्कर्म नहीं होते? बहुत बुरे होते हैं। अभी क्या उत्तर प्रदेश नहीं होते हैं? तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को ही दोष हम दें, मतलब ये नहीं। सुदर्शन जी, एक मिनट बेटा, राजस्थान में हुआ, सुदर्शन जी, आप हाथरस पर चर्चा कर रहे हैं और हाथरस जो है वो यूपी में है। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए यूपी सरकार की बात तो आएगी ही। नहीं, लेकिन हमारा प्रति प्रश्न है कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता? होता, हर जगह होता, बिल्कुल होता है, हर जगह होता। आप मुझे एक बात लेकिन आप जब चर्चा यूपी पर कर रहे हैं तो यूपी बताएगी। गैंगरेप हुआ परसों बम्बई में, गैंगरेप हुआ 6 साल की पिछड़े बच्ची के साथ हुआ, ठीक है, दलित नहीं थे पर पिछड़े वर्ग के साथ हुआ। क्या महाराष्ट्र सरकार बदल देनी चाहिए इस विषय पे? एक सरकार बदलने की बात किसी ने नहीं कही। मैम जो बोल रहे हैं कि कठोर कानून लाओ, कठोर कानून लाओ, हम मैम को यही समझा रहे हैं कि मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होता है, हम बदल नहीं सकते हैं, हमको उसे सुधारना है। अब मैं कानून पे आ रहा हूं। एक अंतिम सवाल है, हमारी बहस का समय पूरा होता है तो हम विदर्भ टीवी और देशोन्नति राष्ट्र प्रकाश के शुक्रगुजार हैं। एक अंतिम सवाल और सबसे अंतिम कमेंट्स लेकर के हम इस बहस को आज यहीं समाप्त करेंगे, इस चक्रव्यूह को यहीं समाप्त करेंगे। एक बहुत इसमें गंभीर सवाल इससे पैदा हुआ है पूरी बहस से कि क्या भारत में
देरी से मिलता है न्याय, इसलिए अपराधियों के हौसले होते जा रहे हैं बुलंद। क्या पीड़िताओं को इसी कारण इंसाफ नहीं मिलता? इसी कारण अपराधी जो है ऐसे अपराध तत्व और ऐसे गंभीर अपराध करते हैं, क्योंकि दिल्ली की निर्भया को भी न्याय मिलने में 8 साल लग गए 2012 से 2020, और दिशा कानून यह भी बना है। और यही कारण है मित्रों कि हैदराबाद की डॉक्टर पायल को इंसाफ विदिन 4 दिन में दे दिया गया। 4 दरिंदों को पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार दिया। घटना सच्ची है, अब उसके पीछे के क्या राज है वो जांच का विषय है, लेकिन उन डॉक्टर पायल को तुरंत न्याय मिला, निर्भया को 8 साल के बाद मिला। हाथरस की बेटी को अब कब न्याय मिलेगा? और मेरा सवाल कि क्या भारत में देरी से न्याय मिलता है, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। सबका एक एक कमेंट, और फिर अब इस बहस को, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। निश्चित बडोले जी, न्यायालय में जिस प्रकार से जो प्रकरण जाता है उसके बाद में जिस तरीके से वो प्रलंबित होता है, तो उसमें तो निश्चित ही उसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि जो टोटल अगर कहीं न्यायालय की बात करते हैं तो इतनी पेंडेंसी वहाँ पे होती है कि जैसे अभी आपने निर्भया के बारे में कहा, तो ऐसे कई अन्य और प्रकरण हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के हो, अनुसूचित जाति हो क्या और कोई जो भी हो, ऐसे प्रकरणों में कई सालों तक, यानी विक्टिम को कई सालों तक उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, बार बार न्यायालय में जाना पड़ता है। तो इसमें सुधार तो निश्चित ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक फास्ट कोर्ट की अगर बात करते हैं, जो महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जैसे अभी महाराष्ट्र में हमने 6 कोर्ट शुरू करने की बात किए थे, 3 शुरू हुए, जहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर आप अपने बारे में बता रहे साहब कि 6 कोर्ट खोलने की बात शुरू हुई थी, बता रहा हूँ मैं, आपने 3 ही शुरू करवाए, क्यों? मैंने करवाया है सरकार की, मैं अभी भी सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सरकार कहीं एक की नहीं होती, सरकार ये कई लोगों की मिलके होती है। सरकार कहीं 1 साल की नहीं होती, 1950 से यहाँ सरकार है जी, इसलिए कोई भाजपा सरकार और नहीं, हमने पार्टी का तो नाम नहीं लिया। 1950 से लेकर 2014 तक तो कांग्रेस की सरकारें थी, इसलिए हम सरकार को दोष भी देना नहीं चाहता। जो सिस्टम है, हाँ, तो सिस्टम में न्यायालयीन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। जैसे महिला उत्पीड़न की बात है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने 2 महीने के अंदर में अगर न्याय होना चाहिए फैसला नहीं हो पाता है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। और ये सुधार तो डेमोक्रेसी तरीके से होगा, ये सुधार तो हमारे दिलो दिमाग से ही होगा। जो न्यायालयीन संस्था है उन्होंने सुधार करना। चलिए, ज्वाला मैडम बताएगी कि क्या महिलाओं का साथ जो पीड़िता होती हैं उनको इंसाफ देरी से मिलता है, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, क्या भी एक कारण है, ये बताइए। सुदर्शन जी, मैं बार बार ये कहती आ रही हूँ कि बलात्कार ये जो मामला है, ये मानसिकता से उत्पन्न हुई भी घिनौनी हरकत है। मूल तौर से हमें मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि देश में जो 80% बलात्कार की केसेस होती है, ये 80% केसेस नशे की हालत में की जाती है। हमारे देश में संपूर्ण टोटल नशाबंदी कायदा लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। अगर आप घर से निकले, ये आपकी डिमांड हो सकती है, कई लोग इसका विरोध भी करेंगे नशाबंदी का। हर एक चौक पे, हर एक नुक्कड़ पे अगर आपने नजर घुमाई तो 4-5 शराब की दुकानें, सिगरेट की दुकानें, नशा पानी के पाउच जैसा बिकता है आज हमारी देश में। नशे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर हमारी देश की शासन अगर कहता है, देश का कानून कहता है कि नशा बेचने से देश का रेवेन्यू बढ़ता है, देश की तिजोरी मजबूत होती है, तो इससे बड़ी शर्म की बात, निंदनीय बात कोई हो ही नहीं सकती कि देश की आवाम को आप नशे के हालत में धुत कर रहे हो। इसके कारण अनेक गुनहे यहाँ पे, अनेक क्राइम यहाँ पे होते हैं नशे की हालत में, और देश की रेवेन्यू अगर नशा बढ़ती होंगी तो इससे बड़ी निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। मेरा कहना है, हर एक निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थाने की निर्मित करनी चाहिए। पुलिस थाने की निर्मित करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत जो प्रलंबित केसेस है वो उनका निकाल बहुत जल्दी, उस पर से कुछ तोड़ निकलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मानसिकता की ये जो बात है, मानसिकता में बदलाव जब तक आएगा नहीं तब तक ये बलात्कार कैसे रुकेगा? आपकी कानून इसे कैसे रोक पाएंगी? पहले मानसिक। प्रियांती, आपका लास्ट कमेंट। सो एज अ युवती एंड एज अ लॉ एस्पिरेंट, मेरा बस एक सवाल है कि प्रशांत भूषण जी के एक ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी उन्होंने केस कर ली, सब कर लिया। हाथरस कांड में इतना सारा लॉ एंड जस्टिस का मजाक बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट कब इस पर ध्यान देगा? ये मेरा सवाल है और कॉमेंट भी।
सुदर्शन जी, इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल उत्पन्न किया है, निर्मित किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि जो कोई केंद्र में सरकार आती है, ये सत्य बात है, हम ये सत्य नकार नहीं सकते कि हमारी कानून व्यवस्था बिक गई है। 70% हमारी कानून व्यवस्था केंद्र में जो सरकार बैठती है उसको बिक जाती है। आज भाजपा की फेवर में निकाल लगाती है, जब कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस के फेवर में निकाल लगते थे। देखो एक कितना बड़ा कड़वा सच आज ज्वाला धोटे ने एक राजनीतिक पार्टी और जब फ्रंट की सरकार बनती है, लेफ्ट फ्रंट की केंद्र में सरकार बनती है, तो हमारी न्याय व्यवस्था उनको सपोर्ट, न्याय व्यवस्था या जांच एजेंसी बिक गई है पूरी ज्वाला धोटे जी का कहना है कि न्याय व्यवस्था या जांच एजेंसी उस फेवर में काम करती है। आरोप सही भी हो सकता है, गलत भी, फैसला आपको करना है। मैं अंतिम कमेंट्स के लिए, लास्ट कमेंट के लिए अंतिम एक शेर के साथ और अपनी बात के साथ देश के जाने माने दिग्गज कवि और सामाजिक कार्यकर्ता शब्बीर अहमद विद्रोही को यहाँ बुला रहा हूँ कि वे इस पूरी व्यवस्था पर अपना कमेंट करें और बताएं कि क्या न्याय व्यवस्था में देरी के कारण ही ऐसे अपराध न न्याय रह गई है, न न्याय व्यवस्था रह गई है। बोलिए। अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है? क्या बात है। अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है? रसूख के सामने कानून की वक़्त क्या है? क्या बात है। तो चलिए देखिए, हाँ, इसी बंद पर खत्म कर दें। हाँ जी। कि सोने की कैंची लाओ कि मुनसफ का मुंह खुले, जालिम ने सी दिया इसे चांदी के तार से। क्या बात है। तो आज न इस देश में इंसाफ होता हुआ दिख रहा है, न न्याय है, न न्यायालय है। हम सब पशुआलय में पड़े हुए हैं और इसलिए इन चीजों को मिटाने के लिए मानसिक बदलाव जरूरी। प्रियांती कुछ कहना चाहती है, मैं अंतिम कमेंट्स ले रहा हूं और उसके बाद चर्चा खत्म। साथ कानून के बदलाव के साथ कानून सोया नहीं है, जैसा कि पडोड़ी जी ने कहा, ये लोकशाही है, लोगों की सरकार है, लोगों को जागना पड़ेगा। कानून तो हमारे लिए है, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो मित्रों, ये थी आज की बहस हाथरस के गंभीर प्रकरण पर। हम लोगों ने जो चर्चा की, हमारे पैनलिस्ट प्रियांती लेकुरवाड़े ठाकरे, शब्बीर अहमद विद्रोही जी, ज्वाला धोटे जी और माननीय पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी बडोले, आप सभी का बहुत बहुत आभार। देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश और विदर्भ टीवी के इस संयुक्त कार्यक्रम चक्रव्यूह डिबेट शो में मित्रों अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत दीजिए आपके सुदर्शन चक्रधर को। नमस्कार, जय हिंद।